आज मैं आपको बताऊंगा कि जो बिजनेस में कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं आपको उस पे टीडीएस का कंप्लायंस करना होता है। ऊपर वाले देखिए ये जो एक्सपेंसेस की लिस्ट है ये मोस्ट कॉमन है, तो जस्ट मैंने इन्हीं को कवर किया है। इन्हीं एक्सपेंसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन एक्सपेंसेस पे टीडीएस कब एप्लीकेबल होता है और किस परसेंटेज से टीडीएस काटना होता है। हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सैफी और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में बेसिकली हमने कवर किया है कि टीडीएस क्या होता है, टीडीएस कब काटते हैं, टीडीएस किस रेट से काटते हैं और टीडीएस की कैलकुलेशन कैसे होती है और टीडीएस कब डिपॉजिट करना होता है। राइट, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टीडीएस क्या होता है। बेसिकली टीडीएस की जो फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। इट मीन्स जहाँ से आपको पैसे मिल रहे हैं वही आपका टीडीएस काट लेंगे, टैक्स काट लेंगे। राइट, फॉर एग्जांपल जो एम्प्लॉई जॉब करते हैं, राइट, तो एम्प्लॉयर क्या करते हैं, जब उनको सैलरी देते हैं सैलरी में से कुछ पार्ट एज ए टीडीएस काट लेते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि टीडीएस इनकम टैक्स ही होता है। ठीक है, तो वो इस टीडीएस को सैलरी से काट कर नेट पेमेंट एम्प्लॉई को कर देते हैं और बाकी जो टीडीएस काटा है वो गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं। और ये पेमेंट अल्टीमेटली एम्प्लॉई के जब एम्प्लॉई इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है ईयर एंड में, तो उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न में रिफ्लेक्ट करता है कि आपका जो भी टैक्स बन रहा है इतना ऑलरेडी आपका टैक्स एम्प्लॉयर ने जमा करा दिया है एज ए टीडीएस। ठीक है, तो इन सिंपल टीडीएस मतलब आपका इनकम टैक्स एडवांस में जमा कर रहे हैं जो भी आपको पेमेंट कर रहे हैं। राइट, ये तो मैंने जस्ट सैलरी का एक एग्जांपल दिया है। अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम करते हैं और एक लिमिट से ऊपर अमाउंट आपको पे करना होता है तो आपको जो भी पेयर होता है जो आपको पेमेंट करेगा वो आपका टीडीएस काट के आपको पेमेंट करेगा। राइट, सो टीडीएस बेसिकली आपका लॉस नहीं है, जैसे आपका फंड लॉक हो रहा है एज ए टीडीएस और इसका एडजस्टमेंट आप ईयर एंड में अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कर सकते हैं। राइट, अब देखिए टीडीएस को मैं अगर एक्सप्लेन करूँ, ये मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, मतलब मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं। राइट, जिसमें एम्प्लॉई 1 है, एम्प्लॉई बी एंड एक कंसल्टेंट। राइट, फॉर एग्जांपल ये सैलरी या प्रोफेशनल फीस, एम्प्लॉई ए की जो सैलरी है 45,000, एम्प्लॉई बी की सैलरी है 50,000 एंड जो कंसल्टेंट को आपको पेमेंट करनी है वो है 40,000। राइट, और अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी आपको टीडीएस की डिडक्शन करना था, अभी मतलब कैसे आया कुछ आया, जिसमें एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, अभी कैसे क्यों वो वाला चीज़ नहीं है इधर। राइट, तो आपने जो टीडीएस काटा एम्प्लॉई ए के केस में कुछ नहीं था, एम्प्लॉई बी के केस में फॉर एग्जांपल 5,000 आपको काटना था, आपने काट लिया। कंसल्टेंट के केस में 4,000 आपका टीडीएस कटना था, आपने काट लिया। ठीक है, तो अगर मैं नेट पेमेंट की बात करूँ तो एम्प्लॉई ए का कोई टीडीएस नहीं कटा तो उसको 100% पेमेंट मिल जाएगा 45,000। एम्प्लॉई बी के केस में उसका 5,000 आपने टीडीएस काट लिया तो उसको नेट 45,000 आप मिलेंगे। और कंसल्टेंट के केस में आपने 4,000 टीडीएस काटा था तो नेट उसको 36,000 आप पे करेंगे। राइट, अब जो आपने टीडीएस काटा है, राइट, ये टीडीएस की पेमेंट आपको गवर्नमेंट को करनी होती है। ठीक है, तो एम्प्लॉई के ए के केस में कोई टीडीएस की पेमेंट नहीं होगी। एम्प्लॉई बी के केस में जो 5,000 काटा था सेम आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देंगे। कंसल्टेंट के केस में जो आपने 4,000 काटा था सेम गवर्नमेंट को पे कर दिया। अगर मैं कंक्लूड करूँ जो आपकी पॉकेट से गया टोटल पेमेंट, एम्प्लॉई ए के केस में 45,000, एम्प्लॉई बी के केस में 50,000 और कंसल्टेंट के केस में 40,000। इट मीन्स टीडीएस डिडक्शन से आपको कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। आपको पहले भी उन लोगों को इतना ही देना था और अब उस पार्ट को जो सब 2 पार्ट में दे रहे हो, एक तो आप कंसल्टेंट या एम्प्लॉय को, दूसरा पेमेंट आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, तो बट जा रहा वो उसी बंदे को अल्टीमेटली। ठीक है, बट आपकी पॉकेट से उतना ही जा रहा है जितना आपको देना था। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि टीडीएस बेसिकली किस सिचुएशन में कितना काटना है, क्या रेट रहेंगे, एक्सेट्रा। राइट, देखिए अगर सैलरी की बात करूँ तो सैलरी के केस में गवर्नमेंट ने एक लिमिट बनाई हुई है कि एक लिमिट से ऊपर अगर आपकी सैलरी किसी को पे करते हो, देखिए जहाँ भी मैं यहाँ पे लिमिट की बात कर रहा हूँ, ये थ्रेशोल्ड लिमिट जो यहाँ पे ये बेसिकली दिया हुआ है, ये सारे ये एनुअल की बात कर रहा हूँ। इट मीन यहाँ 15,000 दिया हुआ है, इसका मतलब साल का 15,000 पेमेंट।
यहाँ 2,40,000 तो इट मीन्स साल में 2,40,000, राइट। तो मैं एनुअल वैल्यूज़ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं सैलरी की बात करूँ, गवर्नमेंट ने ये बोला हुआ है अगर कोई एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर कोई किसी को सैलरी देता है तो उसको उस एम्प्लॉय का TDS काटना होता है, राइट। तो इसका कोई एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं है कि आपको फ्लैट इतने परसेंट काटना है। इसका बेसिकली स्लैब होता है जो नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में अप्लीकेबल होता है, लाइक अप टू 2.5 लाख देयर विल बी नो टैक्स, एंड नेक्स्ट 2.5 लाख 5%, एंड नेक्स्ट 5 लाख 20%, एंड अबाउट 10 लाख आपका 30% रेट हो रहा है। तो बेसिकली इसमें स्लैब होते हैं, स्लैब के अकॉर्डिंग आपका TDS काटा जाता है। सर मैं देखिए आपको सिंपली अभी बताऊं तो आज की डेट में मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए अगर किसी एम्प्लॉय को आप साल का 5 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं तो उस केस में आपको TDS काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिए इस बार क्या हुआ है, TDS में 2 ऑप्शन दे दिए हैं गवर्नमेंट ने, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। बट अगर मैं कंक्लूड करूँ, हमेशा ओल्ड टैक्स रिजीम बेस्ट ऑप्शन है, सब्जेक्ट टू कंडीशन आप जो भी गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट की डिडक्शन मिलती है वो प्रॉपर करते हैं। लाइक 80C में 1,50,000 करना होता है, आपका 80D हो गया उसमें आपको 25,000 समथिंग क्या मिलता है डिडक्शन। तो इट मीन्स जो भी गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक PF में करना होता है, FD आप कर सकते हो, अपना लाइफ इंश्योरेंस टाइप का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा ओल्ड टैक्स रिजीम बेस्ट ऑप्शन है। न्यू टैक्स रिजीम उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में चलें, 194C, सेक्शन 194C है। बेसिकली ये जो बोलता है, ये सेक्शन बोलता है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर ऑब्लिक सब कॉन्ट्रैक्टर। इट फॉर एग्जांपल अगर जैसे आपने किसी से अपना फर्नीचर रेडी कराया, ऑफिस फर्नीचर रेडी कराया, आपने बिल्डिंग बनवाई ऑफिस का, कुछ भी इस टाइप का जो लेबर से रिलेटेड काम होता है ना, फॉर एग्जांपल आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर लेबर सप्लाई करता है, मैन पावर सप्लाई करता है, लेबर बेसिकली इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं तो उनका भी आपको TDS काटना होता है। देखिए उनका TDS कब काटना है, इसमें 2 सिचुएशन है। या तो सिंगल पेमेंट आप 30,000 से ऊपर का कर रहे हैं उनको, फॉर एग्जांपल आपने ऑफिस का फर्नीचर बनवाया, ठीक है, उसको आप पेमेंट कर रहे हैं 35,000, तो सिंगल पेमेंट 30,000 से ज़्यादा हो गया तो इट मीन्स आपको TDS काटना है। दूसरा एग्रीगेट ऑफ ट्रांजैक्शन 1 लाख दिया हुआ है इसमें, ठीक है। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल कोई आपका काम करता है और उसका जो बिल होता है वो हमेशा 30,000 से कम का होता है तो उसका TDS नहीं कट रहा है क्योंकि सिंगल ट्रांजैक्शन 30 से ऊपर नहीं जा रहा। बट दूसरी कंडीशन है अगर साल का एग्रीगेट, उसका ईयरली एग्रीगेट 1 लाख से ऊपर जा रहा है इनवॉइसेस का, तो तब भी हम उसका TDS काटेंगे। फॉर एग्जांपल आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम चलता है, ठीक है, बिल्डिंग में, तो जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको 25,000 के बिल बनाता है, ठीक है, 5 बिल बनाता है। तो 25 तो मीन्स सिंगल ट्रांजैक्शन 30 से ऊपर नहीं जा रहा, तो इसका मतलब इसमें कवर नहीं हो रहा। बट जब हम 25 के 5 बिल उसने काटे, इट मीन्स 1,25,000 हो गया साल का, तो सेकंड कंडीशन में आ जाएगा कि एग्रीगेट ऑफ ट्रांजैक्शन उसका 1 लाख से क्रॉस कर रहा है, तो इट मीन्स हम उसका TDS काटेंगे। देखिए TDS काटने के लिए बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, HUF इंडिविजुअल्स और अदर। देखिए HUF का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये बहुत कम लोगों को मैंने देखा है इस फॉर्मेट में काम करते हुए। बाकी अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ, इंडिविजुअल का मतलब नेचुरल पर्सन, जैसे मैं रिजवान और दूसरा कोई राम श्याम, इस टाइप से जो नेचुरल पर्सन होते हैं, राइट, उनको इंडिविजुअल बोलते हैं। तो देखिए अगर HUF या इंडिविजुअल है तो उस केस में जो कटेगा TDS वो 1% करेगा, 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको ऊपर दिया था कि 1,25,000 रुपये कि आपको उसने बिल दिए थे, तो 1,25,000 पर 1% कटेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर उसने GST ले रखा है और 1,25,000 का उसने इनवॉइस रेज किया प्लस उसने 25,000 GST चार्ज किया, तो इट मीन्स 1.5 लाख रुपये का उसने बिल दिया, तो TDS जो हमेशा काटेंगे वो टैक्सेबल वैल्यू मतलब 1,25,000 रुपये काटेंगे, राइट। और ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि टैक्सेबल वैल्यू पे काटना है वो सभी के लिए एप्लीकेबल है, तो हमेशा TDS टैक्सेबल वैल्यू पे काटेंगे। तो ऊपर वाले केस में 1,25,000 पे 1% TDS काट लेंगे इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF। और दूसरा इसमें ऑप्शन है अदर। अदर देखिए बिजनेस में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है,
प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनीज, इस टाइप से LLP हो सकती हैं। तो इस टाइप से दूसरे जो पर्सन होंगे उनका आपको जो TDS काटना है वो 2% काटना है। और देखिए इसमें एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैंने नॉर्मली देखा है इंडिविजुअल के केस में भी लोग 2% TDS काट लेते हैं, और मैंने पर्सनली भी लोगों से बात की है कि इस केस में 1% काट लेना चाहिए था, बट आप 2% काट रहे हैं। तो अकाउंटेंट को बेसिकली इतनी क्लियरिटी नहीं होती है कि कब 1% काटना है, कब 2%, तो वो सेफर साइड के लिए 2% काट लेते हैं। क्योंकि एक बार को अगर आपने TDS कम काटा है तो वो गलत है, आप पर पेनल्टी लग सकती है। बट अगर TDS आपने किसी का ज़्यादा काटा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एटलीस्ट सेफ साइड है, ठीक है। बट उसको नुकसान होगा जिसका आपने ज़्यादा TDS काटा है, क्योंकि उसको पेमेंट इन हैंड कम मिल रहा है। मैं एडवाइस करूँगा कि ये एग्जैक्ट पता हो, तो उससे लगता है कि हाँ जी जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं TDS ये सब देख रहे हैं तो उनको नॉलेज है, ठीक है। तो इंडिविजुअल HUF के केस में 1% एंड आपका अदर जो बिजनेस फॉर्मेट्स होंगे, पार्टनरशिप, LLP, प्राइवेट लिमिटेड टाइप, उसमें 2% TDS काटना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 194H। बेसिकली ये कमीशन और ब्रोकरेज का सेक्शन है। देखिए नॉर्मली क्या होता है बिजनेस में, कोई भी ऐसा होता है कि आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलाता है, ठीक है। मिडिल मैन तो वो क्या करता है कि हाँ जी मैं कॉन्ट्रैक्ट तो आपको दिला दूंगा बट मुझे बीच में कमीशन चाहिए होगा, राइट। तो इस टाइप की ये नॉर्मल प्रैक्टिस रहती है। तो कहीं भी आपको लगता है कि आप जो पेमेंट कर रहे थे वो कमीशन या ब्रोकरेज की पेमेंट है, और सेकंड कंडीशन है कि वो पेमेंट साल का 15,000 से एक्सीड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 10-10 हज़ार करके पेमेंट कर रहे हैं 2 बार, तब भी आप उसका TDS काटेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्रीगेट आपका 15,000, क्योंकि 15,000 जो लिमिट है वो साल की है, तो साल में तो 20,000 आप पे कर रहे हैं ना, तो 15 से ज़्यादा हो गया तो इट मीन्स आप उसका TDS काटेंगे, टोटल अमाउंट है 20,000 पे, ठीक है। जब भी आप उसको पेमेंट करेंगे उसका 5% काटेंगे। यहाँ TDS का रेट जो है बेसिकली 5% है, चाहे कोई भी हो, वो इंडिविजुअल और जो दूसरे, मतलब इस टाइप यहाँ सभी के लिए 5% कटेगा, ठीक है। तो आपका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, कमीशन और ब्रोकरेज, 15,000 से ज़्यादा की पेमेंट साल में, और 5% TDS कटेगा, राइट। आपका अभी है सेक्शन 194I। देखिए सेक्शन 194I जो बेसिकली बोलता है वो रेंट की पेमेंट की रिगार्डिंग बात करता है, ठीक है। और रेंट की पेमेंट को हमने बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। और रेंट आप पे कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी के लिए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं बेसिकली वो रेंट पर भी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे JCB हो गया और उस टाइप के मतलब मशीन हो गया, मतलब आप ट्रक्स भी लोग रेंट पर लेते हैं, ठीक है। मतलब उस टाइप की कोई भी आप प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे लेते हैं तो आपको TDS देना होता है। एंड दूसरा ऑप्शन है लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर और फिटिंग। फॉर एग्जांपल लैंड आपने रेंट पे ली, ठीक है, एंड आपने बिल्डिंग रेंट पर ली है ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, ठीक है। फर्नीचर हो गया, फिटिंग्स होगी, इस टाइप की चीज़ें आपने देखा होगा जब हम रेंट पर लेते हैं ऑफिस वगैरह, तो उसमें फर्नीचर फिटिंग को भी इंक्लूड किया जाता है, जो फुल्ली फर्निश ऑफिस होते हैं, ठीक है। तो 2 कैटेगरी हैं, प्लांट एंड मशीनरी, और दूसरा है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और फिटिंग्स, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो लिमिट है ईयरली वो 2,40,000 है, 2,40,000, ठीक है। तो अगर आप प्लांट एंड मशीनरी को रेंट पे लेते हैं तो 2% आपको TDS काटना है, अगर आपका एनुअल पेमेंट 2,40,000 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। एंड आप लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग्स का रेंट देते हैं तो 2,40,000 से ऊपर अगर आपको पेमेंट करना है तो 10% काटना है। और देखिए अगर मैं इसको सिंपली बात करूं, अगर आप मंथली रेंट 20,000 से ऊपर दे रहे हैं, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी का हो या लैंड और बिल्डिंग का हो, तो ही आपको सोचना है कि आपका TDS कटेगा। 20,000 या उससे कम पे TDS नहीं कटेगा, ठीक है। क्योंकि 12 महीने का पेमेंट 20,000 से 2,40,000 बनता है, तो 20,000 से ऊपर अगर आप मंथली रेंट दे देंगे देखो, तो ही आपको रेंट के प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट आपका है फ़ी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। देखिए प्रोफेशनल बेसिकली होते हैं डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गया, एंड आपका CA, CS, सीनियर डिज़ाइनर हो गए, तो ये बेसिकली प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हैं। आपका IT प्रोफेशनल भी होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अभी इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, फ़ी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज को। पहली कैटेगरी है आपकी सम पेड और पेबल टुवर्ड्स फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। देखिए अगर कोई आप टेक्निकल सर्विसेज की पेमेंट कर रहे हैं और साल की पेमेंट आप 30,000 से ज़्यादा करते हैं इन टोटल, तो आपको 2% TDS काटना है। सेकंड है आपका
अगर आप रॉयल्टी की पेमेंट करते हैं सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स के रिलेटेड, चाहे वो सेल्स रिलेटेड हो, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, ठीक है, तो उस केस में अगर 30,000 से ज़्यादा का पेमेंट है तो आपको 2% ही काटना है, राइट। एनी अदर सम का मतलब है अगर आप कोई प्रोफेशनल फ़ीस की पेमेंट कर रहे हैं, डायरेक्टर की सिटिंग फ़ीस है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया प्रोफेशनल की कैटेगरी में डॉक्टर, लॉयर, आपके टैक्स कंसल्टेंट हो गए, इस टाइप के लोग आते हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर 30,000 से ज़्यादा ईयरली आप पेमेंट कर रहे हैं तो 10% TDS आप काटेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कल को अगर मैं आपको प्रोफेशनल सर्विस देता हूँ, ये कंप्लाइंस फाइलिंग और वो सब, क्योंकि हम भी प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हैं और हमारा पूरे साल का आपको बिलिंग 30,000 से ज़्यादा की होती है तो आप 10% हमारा भी TDS काटेंगे, ठीक है। लेट सपोज हम आपको बिलिंग करते हैं 50,000 की, तो आप 10% डिडक्ट करके मतलब 5,000 डिडक्ट करके 45,000 हमें देंगे और 5,000 जो TDS डिडक्ट किया वो गवर्नमेंट को जमा हो जाएगा, राइट। देखिए इसमें नॉर्मली क्या है, इस सेक्शन में कन्फ्यूज़न होती है कि किसको हम टेक्निकल सर्विसेज बोलेंगे और किसको हम प्रोफेशनल सर्विसेज बोलेंगे। तो अभी इतनी क्लैरिटी लॉ की तरफ से आई नहीं है, गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई नहीं किया है, तो आई एडवाइज़ कि आप फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के केस में फ्लैट 10% ही काटना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था एक बार अगर आप ज़्यादा TDS काट लेंगे तो आपको कोई इशू नहीं है, अगर कम काट लेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं TDS कटना था 10%, बट बाई मिस्टेक आपने सोचा ये टेक्निकल सर्विसेज आपने 2% काट लिया, तो बाद में आपको 8% का गैप है तो उस पर आपको पेनल्टी का इशू आ जाएगा, ठीक है। तो बेटर आप 10% काट लें फी फॉर टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विसेज के केस में। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 194A इंटरेस्ट। बेसिकली इंटरेस्ट के बारे में बोलता है कि अगर आप कोई इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो तो उस पर आपको TDS काटना है, राइट। तो अगर कोई किसी को इंटरेस्ट की पेमेंट करता है, वो इंटरेस्ट की पेमेंट एनुअल 5,000 से ज़्यादा होती है तो उनको 10% TDS डिडक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल कभी कभी बिजनेस में ऐसा होता है कि किसी रिलेटिव या फ्रेंड से हमने उधार ले लिया, लोन ले लिया एंड उस पर हम कुछ उनको इंटरेस्ट देते हैं, तो अगर वो इंटरेस्ट आपका एनुअल 5,000 से ज़्यादा होता है तो आपको उनका 10% TDS काटना है। अब हम आगे चलते हैं सेक्शन 194Q। देखिए अब इसकी ये जो एप्लीकेबल है सेक्शन, ये 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये अभी नया सेक्शन आया है और इसको अगर मैं कंक्लूड करूं, क्योंकि डिटेल इसकी वीडियो में एक अलग बनाऊंगा, अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ एक्सीड करता है, ठीक है, तभी ये सेक्शन आप पे अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप न्यू बिजनेस है या एग्जिस्टिंग बिजनेस है और आपका टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है तो आप पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। और फॉर अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो फॉर सिंपलिसिटी अगर आप किसी से गुड्स परचेज कर रहे हैं और उसका पेमेंट 50 लाख से ऊपर का करना है तो आपको 0.10% TDS काटना है। बट ये तभी काटेंगे जब आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, तभी ये सेक्शन अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। और इसकी वीडियो में एक सेपरेट बनाऊंगा तो डिटेल में आप से समझ सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट आपका सेक्शन है 194IA। ये बेसिकली बोलता है पेमेंट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। इट मीन्स अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, आपका लैंड हो गया, फ्लैट हो गया, आपके हाउस हो गया, ठीक है, तो उस टाइप के अगर कोई आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं और उसको पेमेंट आपको 50 लाख से ज़्यादा करना है, ये इन टोटल है, राइट। फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई फ्लैट लिया, उसका पेमेंट पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, 10 लाख पहले दे दिया, 20-20 करके 2-3 बार में दे दिया, तो इन टोटल अगर आपका पेमेंट 50 लाख से ज़्यादा बन रहा है आपका, तो उस केस में आपको 1% TDS काटना है। तो अगर आप कोई लैंड खरीदते हैं, ठीक है, आप फ्लैट खरीद रहे हैं, कोई घर खरीद रहे हैं अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, राइट, और उसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर बननी है तो आपको 1% TDS काटना है। नेक्स्ट आपका सेक्शन है 194IB। ये बेसिकली है पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और HOF नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट। ये सेक्शन बेसिकली उस केसेस को कवर करता है जब इंडिविजुअल या HOF, जैसे मैंने आपको बताया इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन, फॉर एग्जांपल कोई सैलरीड पर्सन है, ठीक है, मतलब वो जो बिजनेस नहीं करते उनका TDS है, उन सब से कोई लेना देना है। अगर कोई इस टाइप का इंडिविजुअल है तो और वो रेंट की पेमेंट 50,000 से ज़्यादा की कर रहे हैं तो उस केस में उनको 5% TDS जमा कराना है, डिडक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई सैलरीड एम्प्लॉई है, ठीक है, वो किसी फ्लैट में रहते हैं
उसका रेंट आपका 60,000 रुपये जाता है, मतलब मोर देन 50,000। बट यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये पर मंथ बोल रहा है, ठीक है, यहाँ एनुअल नहीं है, 50,000 पर मंथ। अगर 50,000 से ज़्यादा महीने का किराया जा रहा है तभी उनको 5% TDS काटना है, अदरवाइज नहीं। और मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये जो बेसिकली लिस्ट थी, ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 99.99% केसेस में स्टार्टअप्स में यही प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं। अदरवाइज तो 20-25 या उससे भी ज़्यादा प्रोविजंस हैं TDS के, बट वो आपके काम के नहीं है। फॉर एग्जांपल TDS के दूसरी प्रोविज़न है कि बैंक आपका TDS कब काटेगा, म्यूचुअल फंड कंपनी आपकी TDS कब काटेगी, पोस्ट ऑफिस कब काटेगा, उस टाइप के। तो उसका आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली यहाँ इस वीडियो में जो मैंने कवर किया था वो केसेस कवर किए कि जो आपको दूसरे का TDS काटना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी टाइप के वीडियोस हम आप आगे भी बनाते रहेंगे। आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।